महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, इन 3 टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री जीएस में ही हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न एसएससी जीएस में बनते हैं उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। यानी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं 20 साल की परीक्षाओं में, उन सबको हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और सब एक एक पॉइंट याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चित्रित धूसर मृदभांड क्या होता है? चित्रित धूसर मृदभांड पूछा गया है। यह काले रंग का विशिष्ट प्रकार का बर्तन था जो प्राचीन भारत के लौह युग से जुड़ा है। बिंबसार 544 बीसीई में गद्दी पर यह बैठा और हर्यक वंश का यह पहला शासक था। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबसार। इसने मगध का उत्थान किया और साथ ही साथ इसने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। सिकंदर तथा पोरस के बारे में देखते हैं। सिकंदर तथा पोरस के मध्य लड़ाई हुई, हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था, जो वर्तमान समय में हम जिसको क्या बोलते हैं? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तो हाइडेस्पीस को का एक दूसरा नाम भी है झेलम नदी। वर्तमान में हम हाइडेस्पीस को ही झेलम नदी बोलते हैं। और यहीं पे पोरस का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गया था, लेकिन सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर उसका राज्य वापस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देखते हैं, पवित्र ग्रंथ और धर्म। कौन सा पवित्र ग्रंथ किस धर्म से, कौन सा पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? जो कि इससे प्रश्न बनता हो तो इनको हम याद कर लेते हैं। मूसा संहिता। मूसा संहिता जो है ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक आप पढ़ ही चुके हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन अवेस्ता, कई बार प्रश्न ये बना है। जैन अवेस्ता ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंदू को तो आपको पता ही है, महाभारत है, रामायण, गीता। मगध में वंशक्रम, ये वंशक्रम आया हुआ है कि मगध में किन राजाओं का क्रम जो है वंशानुसार, क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। तो इनको हम याद करेंगे। देखिए, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और उसके बाद मौर्य वंश। चिकित्सकीय त्रय किसको बोलते हैं? प्राचीन भारत के 3 महान चिकित्सक थे। कौन? चरक, सुश्रुत, पतंजलि। ये तीनों क्या थे? चिकित्सक थे। और ये तीनों चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धत थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे। इनको चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का जन्म कब हुआ? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को हम क्या कहते हैं? श्रेणी। पूछा गया श्रेणी का क्या मतलब है? श्रेणी किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को हम श्रेणी कहते हैं, याद रखिएगा। मगध में लौह विशाल का भंडार था, यानी मगध में लोहे का सबसे ज्यादा भंडार था, जिसके कारण मगध जो है काफी शक्तिशाली था। तो काफी शक्तिशाली यानी ज्यादा शक्तिशाली होने का एक रीजन था, क्योंकि मगध में क्या था? लोहे का विशाल भंडार था, जिसकी वजह से वहां पे अस्त्र शस्त्र जो है बहुत ही बनाए जा सकते थे। और पहले क्या है कि जिसके पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा वही पावरफुल। इस समय जितना जिसके पास वेपन ज्यादा वो राष्ट्र पावरफुल। मगध पहला राज्य था जिसने हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया। तो मगध जो है ये हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले करता है युद्ध में, और शक्तिशाली भी होता है क्योंकि इसके पास लोहे का विशाल भंडार था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, क्वेश्चन बना हुआ है। महाभाष्य, इसकी रचना पतंजलि ने की। तो पतंजलि ने किसकी रचना है? महाभाष्य ने। मौर्य काल। आप देखिए, मौर्य काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं एसएससी में वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। मेनली यहाँ पे हम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी में के जितने भी प्रश्न बने हुए 20 सालों में, तो इन्हीं टॉपिक्स में से इतने टॉपिक्स, अगर हर टॉपिक्स पे इतने तथ्य अगर आप पढ़ लेंगे तो एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। 305 बीसी में ये सेल्यूकस को हराता है। सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लेता है, और दहेज में सेल्यूकस इसको अराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिपेमिसदाई, इस क्षेत्र इसको दहेज में मिल जाते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को।
चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए, क्योंकि अंतिम दिनों में ये जैन धर्म को अपना लेता है और जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है श्रवणबेलगोला, दक्षिण भारत में। अभी आपको मैंने जैन धर्म पढ़ाया था। तो श्रवणबेलगोला में ये जाता है और वहीं पे अपने शरीर को त्याग देता है। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पिताजी बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी अशोक। तो ये क्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक के प्रशासनिक जीवन में भारी परिवर्तन आता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या है, वो अहिंसा, जो हिंसक प्रवृत्ति थी उसको त्याग करके अहिंसा को अपना लेता है। इसी वजह से उसके प्रशासनिक जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ही मात्रा में जो है जनधन की हानि होती है और लोग मारे जाते हैं, तो जिससे प्रभावित होकर ये फिर युद्ध करना छोड़ देते हैं अशोक। तो अशोक को हम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। कई बार क्वेश्चन बना गया कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से हम किसको जानते हैं? अशोक को। 13वां शिलालेख, देखिए कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है। इसमें लिखा हुआ है कि इस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक उपगुप्त याद रखिएगा, उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से क्या हो, प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो तक्षशिला क्या था? ये शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। 1837 में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले कौन पढ़ता है? जेम्स प्रिंसप पढ़ते हैं 1837 में। स्थानिक हम किसको बोलते हैं? मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक जो होता था उसको हम बोलते थे स्थानिक। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से स्थानिक का मतलब क्या है, ठीक है, या पूछा गया कि मौर्य वंश में हम जिला प्रशासक को क्या बोलते थे? तो स्थानिक बोलते थे। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए मौर्य वंश से यही सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, तो वनडे एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन बन जाएंगे। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 BC में हुआ था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक, सांची में जितने भी बौद्ध स्मारक हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के राजाओं ने करवाया था, ये याद रखिएगा। अशोक के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किस शिलालेखों से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख जो है उसमें अशोक का भाब्रू अभिलेख है, उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका का एक शासक था जिसको हम तिष्य बोलते थे। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से सम्राट अशोक के समकालीन कौन था? तो तिष्य था, और तिष्य क्या था? श्रीलंका का शासक था। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से खान पर सिर्फ राज्य का अधिकार था। तो खान पर किसका अधिकार होता था? राज्य का अधिकार होता था। चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त था, दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा जो राजनीति पर आधारित था। तो चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, और ये जो है राजनीति पर आधारित है। चंद्रगुप्त कौन थे? चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था ये। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ फैली हुई थी? तो तक्षशिला में पहले फैली हुई थी बिंदुसार के शासनकाल में, और फिर इस अशांति को दूर करने के लिए किसको भेजता है बिंदुसार? अशोक को भेजता है। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ इसका निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं। किसके बने हैं शेर? पत्थर के बने हुए हैं। बीच में एक चक्र है जो कि प्रगति, समय यानी प्रगति को इंगित करता है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ये एक यूनानी राजदूत होता है और ये आके क्या होता है? इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त के बारे में लिखता है। अशोक के शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। अशोक को क्या बोलते हैं हम? शिलालेखों का जनक बोलते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर शासन करने लगा। तो मौर्य वंश का जब अंत हो जाता है, मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, उसके बाद शुंग वंश जो है वो मगध पर शासन करने लगता है। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं, पहला टॉपिक मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम याद करेंगे। मिलिंद पान्हो, ये क्या? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो मिलिंद पान्हो क्या? एक बौद्ध पाठ
या ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन कौन से थे? तो कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे अश्वघोष जो कि साहित्यकार था, नागार्जुन जो कि वैज्ञानिक थे, वसुमित्र और चरक। तो चरक के बारे में पढ़ रहे हैं, चरक राजवैद्य था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी, और ये क्या था? एक वैद्य था, राज्यवैद्य। भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम, तो देखिए जितने भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है कि सबसे पहले यवन आते हैं, यूनानी, और यूनानियों ये यूनानी कहाँ के थे निवासी? ये बैक्टीरिया के रहने वाले थे। मिलिंद ये यूनानी शासकों में सबसे योग्य था, ठीक है। यूनानी शासकों, यूनानी आक्रमण होता है उसमें जो मिलिंद होता है ये यूनानी शासकों में सबसे योग्य था। यवन के आने से कला की गांधार शैली की नींव पड़ी, यानी जब भारत में यवन यानी यूनानी आते हैं और यूनानियों के आने से ही गांधार शैली की कला जो होती है वो भारत में फैलती है, यानी गांधार शैली की नींव पड़ती है। गांधार शैली कौन लेके आते हैं? यूनानी लेके आते हैं। शक आते हैं, शक ये यवन के बाद आते हैं, यवन के बाद जो है शक भारत में आते हैं। इस वंश में रुद्रादामन शासक हुआ, ठीक है। शक में एक रुद्रादामन शासक हुआ जो बहुत योग्य था। रुद्रादामन के बारे में जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रादामन के बारे में जो जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख ये चंद्रगुप्त का था, और इस जूनागढ़ अभिलेख में ही चंद्रगुप्त तथा अशोक का नाम एक साथ मिलता है। और जूनागढ़ का जो अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का अभिलेख किस में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और जूनागढ़ी अभिलेख से ही हमें रुद्रादामन के बारे में पता चलता है। रुद्रादामन जो कि ये शक यानी शक वंश में रुद्रादामन एक शासक होता है जो कि बहुत ही योग्य होता है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। पल्लो कौन थे? पार्थियन थे। ये शक के बाद, तो शक के बाद कौन आते हैं? पल्लो भारत में आते हैं। ये सब क्या है? विदेशी हैं। कुषाण, पल्लो के बाद फिर कुषाण भारत आए। कुषाण में कनिष्क जो हुआ वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 70 ईस्वी के शक संवत प्रारंभ हुआ, और तभी से क्या होता है? शक संवत प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म को महायान शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म दो भागों में आगे चल के बढ़ जाता है, महायान, हीनयान। तो महायान शाखा का अनुयायी कौन था? कनिष्क था। आगे हम देखेंगे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, ठीक है। तो कनिष्क ने क्या किया? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। इसके काल में मथुरा शैली की स्थापना हुई थी। गांधार कला क्या है? इससे क्वेश्चन बना हुआ है। यह कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। तो पहली बात, ये कला किसके काल में विकसित हुई? तो यह कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। इसके अन्य नाम है ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी। यह कला सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर प्रकट हुई, इसी कारण इसका नाम गांधार कला कहा जाता है। कुछ साहित्य और उनके लेखक जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे याद करेंगे। कविराज मार्ग, तो कविराज मार्ग का लेखक कौन है? अमोघ वर्ष, ठीक है। आदि पुराण के लेखक जिनसेन हैं। गणित सारा समग्र ये महावीराचार्य की है। अमोघ वृथि ये सकटायन की है, ठीक है। तो ये आपको कुछ साहित्य और उनके लेखकों के नाम याद करना है। विक्रम संवत ये कब स्टार्ट हुआ? 58 BC में, कहीं कहीं पर 57 ईस्वी में मिलता है। अभी ये आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके बाद आपको एज अ ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न मिलेंगे, और उनके फिर आपको इन्हीं टॉपिक से जो आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा डिटेल में, तो इसके फिर जो प्रश्न आए हुए हैं SSC एंड अदर एग्जाम्स में उसको हम यहाँ पे लाएंगे और उसको कवर कराएंगे। तो इन टॉपिक्स को पहले आप लिखते जाइए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना ले, उसको फिर लिख के याद कर लीजिए, और फिर आप MCQs जब सॉल्व करेंगे तो सारे MCQs आपके हो जाएंगे। शक संवत 78 AD में, कलचुरी संवत 248 AD में, गुप्त संवत 320 AD में, कहीं कहीं पर 319 AD भी मिलता है। खारवेल के बारे में देखते हैं। खारवेल जो है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। खारवेल कहाँ था? कलिंग का महान शासक था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन वंश आता है इसके बाद, जो कर्ण वंश के राजा सुश्रुमा की हत्या करके सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने।
कर्ण वंश का जो राजा था सुशर्मा की हत्या करके। सातवाहन का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी हुआ था। उसके बाद तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, ठीक है। तक्षशिला क्या है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ है, अभी आपने मौर्य काल में पढ़ाई है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। तो कहाँ पर है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था, अब नहीं है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। इन्होंने संस्कृत में प्रथम व्याकरण विद है, यानी अष्टाध्याय जो है संस्कृत के अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। और ये कौन है? संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद हैं पाणिनि। अमरावती कला विद्यालय आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। अमरावती कला विद्यालय क्या होता है? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में ये विकसित हुई थी, यह विकसित की गई थी। गांधार कला शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा कला विद्यालय के अंतर्गत बनाई गई मूर्तियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती हैं। अभी आपने मथुरा कला विद्यालय के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो मूर्तियां होती है धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, ठीक है। महाकाल मंदिर कहाँ है? कुछ मंदिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि क्वेश्चन बनता हुआ। महाकाल मंदिर उज्जैन एमपी में है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी उड़ीसा में है। जैन मंदिर जो है खजुराहो छतरपुर एमपी में है। अब यहाँ पे लोकेशन देख देते हैं कि जैन कहाँ आपका एमपी पड़ेगा, खजुराहो एमपी में पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर में ही क्या है? श्रृंगेरी मठ है। कोणार्क आपको पता है उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है। तो उड़ीसा या सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? कोणार्क पुरी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, और उसके हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एज अ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और फिर हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।